हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासेज जो शुरू किया हुआ था, चैप्टर का नाम था राजा, किसान और नगर, अर्थात मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। और उस चैप्टर में हमने 4 वीडियो को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 5वां सेशन शुरू करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कैसे मगध साम्राज्य का उत्थान होता है, मगध का उत्थान होता है, और वहाँ पे हम लोगों ने बृहदत्त राजवंश पढ़ लिया था, ठीक है ना। लेकिन आज हम फिर यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दे रहे हैं, अगर मगध के उत्थान की बात करें, मगध के साम्राज्य की बात करें, तो हम आपको बताए हुए थे कि मगध अपने प्रारंभिक समय में राजनीतिक और धार्मिक एकता के लिए जाना जाता था, ठीक है ना। और वास्तव में हम बताए हुए हैं 16 महाजनपदों में सबसे महाशक्तिशाली जनपद कौन था? तो सबसे महाशक्तिशाली जनपद था मगध, ठीक है। और यहाँ आप लोगों से क्वेश्चन ये भी हम वहाँ बताए हुए थे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अगंतुर निकाय, ठीक है, और भगवती सूत्र, जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र और अगंतुर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि मगध के उत्थान और मगध संबंधी साम्राज्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम, ठीक है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में, बौद्ध धर्म की पुस्तक अगंतुर निकाय और जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र में मिलता है, ठीक है। हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, इस सेशन को यहाँ तक। अब यहाँ आगे देखते हैं कैसे मगध पे कौन कौन से शासक आते हैं, ठीक है, अपने शासन स्थापित करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है बृहदत्त वंश, ठीक है ना। बृहदत्त वंश पहला है। इसमें हम बताए हुए थे कि इस बृहदत्त वंश की स्थापना सर्वप्रथम स्वयं बृहदत्त के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछता है कि बृहदत्त मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो सबसे प्राचीन राजवंश बृहदत्त वंश था, ठीक है ना। आपको बताना है सबसे प्राचीन राजवंश बृहदत्त राजवंश था। इस वंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त था। और इसके बाद इसका पुत्र बनता है जरासंध, ठीक है ना। जरासंध क्या होता है कि एक कहानी यहाँ मिलता है कि इस बृहदत्त के कोई संतान नहीं था, ठीक है ना, कोई बेटे नहीं थे। और इनके गुरु ने कहा कि आप, ठीक है, जरा नामक राक्षसी का क्या कीजिए? तपस्या कीजिए। जरा नामक राक्षसी का मतलब तपस्या कीजिए। और इस बृहदत्त ने इस जरा नामक राक्षसी का क्या किया? तपस्या किया, ठीक है ना। और तपस्या करने के बाद ये प्रकट होती है, ठीक है। और प्रकट होने के बाद इन्हें एक सेव देती है, और इस सेव को उन्होंने अपने पत्नी को खिलाया, जिससे जरासंध नामक इनका पुत्र जन्म लिया, इसलिए इसका नाम पड़ा जरासंध, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो इस वंश का अंतिम शासक रिपुजन्य था, जो एग्जाम 12th एग्जाम में नहीं पूछता है। और इसके सामंत एक था, उसका नाम था भट्टिय। इसके द्वारा रिपुजन्य को मारकर मगध में, ठीक है ना, एक हर्यक वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। अगर यहीं पे वास्तविक संस्थापक पूछे हर्यक वंश की, तो हम बताएंगे बृहदत्त, ठीक है। देखते हैं हर्यक वंश। अब तो पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कहे तो आपको याद करना है हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार माना जाता है, ठीक है। और इसने सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया? तो राजगिरी बनाया, ठीक है ना, ठीक है, राजगिरी बनाया। लेकिन इससे पहले बात करें तो बृहदत्त द्वारा मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी गिरिब्रज को बनाई गई, गिरिब्रज बनाया गया, ठीक है ना, गिरिब्रज, ठीक है, गिरिब्रज। लेकिन हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने गिरिब्रज से हटाकर अपनी राजधानी कहाँ बनाया? राजगिरी बनाया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछता है हर्यक वंश अर्थात बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई? तो राजगिरी बनाई, ठीक है ना। एक तरह से यहाँ बात करें तो ये बिंबिसार अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों से क्या किया? तो अधिक से अधिक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है ना, और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है ना कि वो लगभग 500 शादियाँ की थी। बिंबिसार ने लगभग 500 शादियाँ की थी, और 80,000 गाँव ऐसे थे जो उसके साम्राज्य के हिस्सा थे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बनता है हर्यक वंश की स्थापना किससे की थी? वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई? तो राजगिरी बनाई, ठीक है। देख के आगे देखते हैं
हर्यक वंश का जो संस्थापक बिंबिसार था उसका एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम होता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु द्वारा क्या होता है, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का सम्राट बनता है। ठीक है, इस तरह से इस अजातशत्रु को क्या कहा जाता है, अजातशत्रु को पितृहंता, पिता की हत्या, ठीक है ना, पितृहंता की उपाधि दी गई। ठीक है ना, देख लेते हैं। तो इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का सम्राट बना। इसका उपनाम पूछता है एग्जाम में, तो अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन VVI 12th में आया हुआ है। इसका उपनाम क्या था, तो इसका उपनाम कुणिक था। और अगर बात करें यहाँ पे ना, हम जो बोलते हैं अंग्रेजों ने हमारे भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अवलंबन किया, उससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास में फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे पहला, ठीक है, प्रमाण अजातशत्रु के शासनकाल में मिलता है। ये क्या करता है, ऐसा एक कहानी मिलता है। ठीक है ना, अजातशत्रु वज्जी संघ को जीतना चाहता है, वज्जी संघ को जीतना चाहता है, अर्थात लिच्छवी अर्थात वैशाली को जीतना चाहता है। ठीक है ना, वैशाली को जीतना चाहता है। और वह एक अपने मंत्री कूटनीतिज्ञ एक था उसके शासनकाल में, जिसका नाम होता है वर्षाकार। ठीक है ना, इस वर्षाकार को वह कहाँ भेजता है, इस वर्षाकार को चाणक्य का अगुआ कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है कि अजातशत्रु अपने एक सलाहकार, एक कूटनीतिज्ञ वर्षाकार को गौतम बुद्ध के पास भेजता है और पूछता है कि वज्जी संघ को कैसे जीता जाए। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं वज्जी संघ को जीतना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वज्जी संघ एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं। तब अजातशत्रु क्या करता है, इस वर्षाकार को अपने दरबार से निकाल देता है और यह वर्षाकार वज्जी संघ, लिच्छवी की राजधानी वज्जी संघ में जाके शामिल हो जाता है। और वहाँ से फूट डालो एवं राज करो की नीति के तहत अजातशत्रु वज्जी संघ को जीत लेता है। तो यहाँ कर है, इसके द्वारा सर्वप्रथम फूट डालो और राज करो की नीति का अवलंबन किया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ आफ्टर 12th एग्जाम, प्राचीन भारतीय इतिहास में फूट डालो और राज करो की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी, उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। ठीक है, इसका कुणिक निम्न में से किसका नाम है, तो अजातशत्रु का नाम है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इस राज्य प्राप्ति के इसके, और यहाँ एक और बात मिलता है, जब यह फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जब यह आक्रमण करता है ना, तो इसके द्वारा रथ मुसल और महाशिलाकंटक नामक दो ऐसे हथियार के प्रयोग किए जाते हैं। एक हथियार ऐसे होता है, ठीक है ना, एक इसमें रस्सी लगा होता है, आप देखे होंगे बाहुबली फिल्म, इसमें आग लगा दी जाती है और यह गोला डायरेक्ट जाके सैनिकों के ऊपर गिरता है। एक होता है महाशिलाकंटक, यह रथ मुसल ऐसे होता है, बीच में एक रथ होता है, इस चारों ओर लगे होते हैं हथियार और ये सभी सैनिकों को काटता फिरता है। ठीक है ना, तो ये दो ऐसे हथियार थे, पहला ये, दूसरा ये, जिसको बोलते हैं रथ मुसल एवं महाशिलाकंटक नामक हथियार। और ये दो ऐसे हथियार थे जिन्होंने वज्जी संघ को विजय प्राप्त करने हेतु अजातशत्रु द्वारा प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, हम पीछे छोड़ दिए हैं, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसका पुत्र अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बिहार के राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम, आप 12th एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप याद कर लीजिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया था, तो 483 ईसा पूर्व में किया गया था, दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो राजगीर में किया गया था। ठीक है, अब अजातशत्रु का एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है उदयन। अब यहाँ से आपको देख लेना है ना, जो भी शासक होते हैं ना हर्यक वंश के, वो अपने पिता की हत्या करके मगध का शासक बनते हैं। ठीक उसी तरह उदयन द्वारा, ठीक है ना, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके वो शासक बनता है। ठीक है, जैसे इसका बाप जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक ऐसे
वैसे ही उदाइन भी जैन धर्म का अनुयायी होता है, ठीक है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज जो हम पटना बोलते हैं उसका प्राचीन नाम क्या होता है? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन पूछा हुआ है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, ठीक है ना। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। और इस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदाइन द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदाइन द्वारा किया गया था। किन किन नदियों के संगम पर? तो आपको ध्यान रखना है, पहला गंगा, दूसरा पुनपुन जिसे गंडक नाम जानते हैं, और तीसरा सोन। इन 3 नदियों के संगम पर उदाइन द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई, ठीक है। और उदाइन ने राजगीर से अपनी राजधानी हटाकर क्या करता है? तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लेता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर यहाँ हम अभी बात कर रहे थे हर्यक वंश, ठीक है ना, हमने पढ़ा था हर्यक वंश। हर्यक वंश की हमने शुरुआत की थी बृहदत्त वंश के बाद। तो इस हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो वो होता है नागदशक, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ हमने लिखा हुआ है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था, ठीक है ना। एक यहाँ एक कहानी भी मिलती है कि इसकी हत्या उस समय बनारस का एक राज्यपाल होता है जिसका नाम होता है शिशुनाग। इस शिशुनाग के द्वारा इस नागदशक की हत्या करके मगध में एक नया राजवंश की स्थापना होती है। उस राजवंश का नाम होता है शिशुनाग वंश, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से अब हम शुरू करेंगे शिशुनाग वंश, ठीक है ना। शिशुनाग अर्थात नागवंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है, नागवंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया था। शिशुनाग, ठीक है ना। ऐसा किया जाता है कि शिशुनाग वंश के जो झंडे थे ना, उस झंडे पर, ठीक है ना, सांप के आकार के, नाग के आकार के चित्र बने होते थे, इसलिए इस वंश का नाम पड़ा नागवंश, ठीक है ना, शिशुनाग वंश, ठीक है। तो यहाँ हम लिखा हुआ है, इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज के साथ साथ वैशाली को बनाया। मतलब शिशुनाग ने मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कौन थी? तो गिरिब्रज। गिरिब्रज के साथ साथ इसने वैशाली को पुनः अपनी राजधानी बनाया। मतलब इसके शासनकाल के समय मगध की 2 राजधानियाँ हुआ करती थीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहता है कि जो शिशुनाग था, शिशुनाग इसका एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम होता है कालाशोक, ठीक है ना। कालाशोक, कर्ण, काकवर्ण, ये काले, बिल्कुल काला था, कल उठा, इसलिए इसका नाम पड़ गया कालाशोक। जब कालाशोक, ठीक है, अपने पिता के बाद शासक बनता है, तो शासक बनने के उपरांत इसके शासनकाल के समय ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन, ठीक है ना, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरे बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया हुआ है? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया जाता है, ठीक है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं, कालाशोक जो शिशुनाग का पुत्र था, राजा बनने के पश्चात पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। मतलब कालाशोक द्वारा गिरिब्रज और वैशाली को राजधानी हटाकर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, ठीक है। और इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो आपको याद करना है, 483 में प्रथम बौद्ध संगति, 483 में से 100 कम कर सकते हैं आप, 383 में द्वितीय बौद्ध संगति। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? वर्तमान का पटना। तो क्या होता? उदाइन द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक मतलब महावग्गा एक ग्रंथ होता है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि कालाशोक के दरबार में एक नाई होता है, ठीक है। वो नाई कालाशोक का मतलब दाढ़ी सेविंग करने, ये सारे मतलब नाई क्या करता है? तो बाल काटने के लिए होता है वो, ठीक है, नियुक्त होता है। उस नाई को
किसी किसी ग्रंथ में उग्रसेन अथवा महापद्मानंद के भी नाम से जाना जाता है। आखिर कैसे हर्यक वंश के बाद, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना होती है? तो कालाशोक के दरबार में, ठीक है, एक नाई होता है जिसका नाम होता है अग्रसेन, जिसको महापद्मानंद, उसके द्वारा क्या होता है, कालाशोक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की जाती है। अर्थात नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश की स्थापना अग्रसेन, उग्रसेन या महापद्मानंद के द्वारा की गई थी। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो महापद्मानंद या उग्रसेन। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, ठीक है ना, घनानंद था। क्या होता है घनानंद के समय, ठीक है, किसी किसी बुक में 325 मिलता है, किसी बुक में 326 मिलता है। तो घनानंद के समय मकदूनिया का एक शासक होता है जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है, या सिकंदर के नाम से जानते हैं। आया सिकंदर तो दुनिया का मालिक था, गया सिकंदर तो दोनों हाथ खाली था, ठीक है ना। सिकंदर घनानंद, नंद वंश के शासक, अंतिम शासक घनानंद के समय ही मकदूनिया का एक, मतलब यूनान का एक शासक, मकदूनिया का शासक होता है जिसका नाम होता है सिकंदर। सिकंदर द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया गया था। इस तरह से कहा जाए तो घनानंद सिकंदर का समकालीन माना जाता है। क्वेश्चन एक बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, निम्न में से सिकंदर का समकालीन किसे माना जाता है? तो सिकंदर का समकालीन घनानंद को माना जाता है। इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर आफ्टर 12th एग्जाम, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यहाँ बात किया जाता है कि सिकंदर, ठीक है ना, सिकंदर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे टॉपिक, ठीक है ना, एक टॉपिक हम निकालेंगे सिकंदर के बारे में। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है उसको कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कहा था कि सिकंदर के वापस जाने के बाद, ठीक है ना, मगध साम्राज्य में काफ़ी मतलब अव्यवस्था फैल जाती है और इस घनानंद के द्वारा तक्षशिला के, और एक तरह से बोलते हैं मतलब आचार्य कौन थे? चाणक्य थे। इस चाणक्य का क्या किया जाता है? अपमान किया जाता है। और यह चाणक्य उस अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध में एक नया वंश, नंद वंश की समाप्ति कर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से नंद वंश के बाद भारत में कौन सा वंश आया? तो नंद वंश के बाद भारत में कौन सा वंश आया? तो नंद वंश के बाद भारत में, टच पेन तो गया, मौर्य वंश का शासन आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये नंद वंश की समाप्ति का वर्णन हम बताए थे मुद्रा, विशाख दत्त की पुस्तक, विशाख दत्त की पुस्तक कौन सी है? तो विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस से हमें, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण एवं नंद वंश की समाप्ति का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो यह आप ऊपर की एग्जामों में पढ़िएगा, हम यहाँ बता दिए हैं। अब यहाँ बात करेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य, ठीक है ना, कैसे नंद वंश की समाप्ति के बाद मौर्य साम्राज्य भारत में आता है। तो इसके संस्थापक अगर बात करें तो इसके संस्थापक कौन होते हैं? इसके संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ कुछ कहानी हम लिख दिए, आप पढ़ लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि घनानंद के द्वारा चाणक्य का अपमान किया जाता है, जिससे चाणक्य क्रोधित हो जाते हैं। चाणक्य का अन्य नाम देख लेते हैं यहाँ पे, और चाणक्य की पुस्तक कौन सी है? तो अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, अर्थशास्त्र प्लस इंडिका से हमें, इंडिका किस शासक के शासन की जानकारी प्राप्त होती है? तो मौर्य वंश के शासक अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के शासन संबंधी जानकारियाँ प्राप्त होती है, ठीक है ना। यहाँ कहा गया चाणक्य क्रोधित हो जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश की समाप्ति कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इस तरह से मौर्य वंश का अगर मौर्य वंश का संस्थापक बोलें तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। इसकी जानकारी हमें चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का और नाम है कौटिल्य, कौटिल्य प्लस विष्णुगुप्त, ठीक है ना। और विश्व का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ चाणक्य को माना जाता है। तो इस तरह से आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है सब्जेक्टिव में? मगध साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन करें, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन, तो हम अभी मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं। यहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे। इस तरह से आपका चैप्टर टॉपिक कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।